हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMI में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने कल ही किया था। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने उसमें यहाँ तक करा दिया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो छोटी आंत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में पाचन प्रारंभ है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ तो कहाँ से होता है फ्रेंड्स? मनुष्य में जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो छोटी आंत में। ये एग्जाम में पूछता है और अक्सर पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो आपको पता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी दे सकता है कि टाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि लार में पाया जाने वाला क्या है? एक एंजाइम है, टाइलिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है कि ये टांग में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। क्या है? मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है उंगली में। मानव शरीर का कौन सा वो अंग है? तो उंगली है, जिसमें क्या होती है? हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? एंजाइम। एंजाइम की सहायता से क्या होता है? भोजन पचता है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना किससे होती है फ्रेंड्स? तो अमीनो अम्ल से। ओके, और भोजन पचाने में सहायक कौन है? तो एंजाइम है। ठीक है, और एंजाइम की रचना किससे होती है फ्रेंड्स? तो अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। क्या है फ्रेंड्स? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो किस में बदल जाते हैं फ्रेंड्स? तो एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। क्या है? आहार नाल जो होता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो क्या है फ्रेंड्स? माल्टोज है। ओके, क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन से। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आपको पता है, कैल्शियम और फास्फोरस है। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भोपाल गैस कांड। ठीक है, और भोपाल जो गैस कांड वो कब हुआ था? 1984 में। तो भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो किसका हुआ था फ्रेंड्स? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्या है? काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को कहते हैं। ठीक है, काला हीरा किसे? कार्बोनेडो को कहेंगे। और काला सीसा किसे कहेंगे? तो ग्रेफाइट को कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, काला हीरा की बात जब की जाएगी तो कार्बोनेडो, और काला सीसा की बात की जाएगी तो ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे एड्रिनल को। ठीक है, किसे? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्या है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो कौन सा है? पत्ती। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग आपको पता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक के कारण। ये एग्जाम में पूछता है, जब भी बायो से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है ये कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों का रंग पीला होता है। आप लोग देखे होंगे कि पत्तियों का रंग पीला होता है। ठीक है, तो पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैसे होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, क्या होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, पर्ण हरित।
ठीक है, मतलब क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, मतलब पड़हरित क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्या है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ओके फ्रेंड्स, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, मतलब फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, क्या है, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CO2, जल और क्लोरोफिल और क्या, जल का सूर्य का प्रकाश। ओके, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो क्या फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है, लाल रंग के प्रकाश में। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है, लाल रंग के प्रकाश में। आपको दे देगा लाल, हरा, पीला, कुछ भी दे देगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछेगा सबसे अधिक क्रिया किससे होती है, तो आप क्या कहेंगे, लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो आप कहेंगे जल से। ठीक है, और निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन होता है, अपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता मतलब उपचयन होता है, किसमें होता है, जल से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो किससे निकलता है फ्रेंड्स, जल से निकलता है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो क्या है फ्रेंड्स, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो स्थिर यौगिक क्या है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइजोम। ठीक है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है फ्रेंड्स, तो तना है। ओके, क्या है, तना। नेक्स्ट देखते हैं, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या है, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो क्या है, राइजोबियम। ठीक है, क्या है, राइजोबियम। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, मतलब पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कैसे, नाइट्रेट के रूप में। फ्रेंड्स, मैं 2 बार 3 बार बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। ओके, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर नापी जाती है, वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर मापी जाती है, वह क्या है, ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, मतलब वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, तो ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, लाइसोसोम। ठीक है, और एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है कि मैं क्या बताऊं, लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसको एकदम रट लीजिएगा कि आत्महत्या की थैली कहलाती है क्या, लाइसोसोम। ठीक है, भूलिएगा मत फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आत्महत्या की थैली कहलाती है तो क्या, लाइसोसोम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज की। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डुबे ने की थी। क्या है, डी डुबे ने। कब किया था, 1958 में। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो क्या कहलाता है, राइबोसोम्स। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम्स द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि डीएनए की खोज किया था किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्ग ने। ठीक है, कॉर्नबर्ग। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन है, कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने ही बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और डीएनए की खोज भी किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने ही किया था। और जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो भी किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने ही बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की इकाई है, तो डीएनए की इकाई क्या है फ्रेंड्स? न्यूक्लियोटाइडस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडस कह सकते हैं। ठीक है, क्या है डीएनए की इकाई? क्या है? न्यूक्लियोटाइडस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो ठीक है, क्या है? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो पुरुष व स्त्री जीन संगठन, तो पुरुष का क्या होता है? XY होता है, और स्त्री का क्या? XX होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है। ठीक है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है, कौन कौन सा पाता है फ्रेंड्स? क्या पाएगा वो? तो 22+Y। ठीक है, 22+Y। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है, तो बच्चे का जो लिंग होता है वो कैसे निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। तो क्या होता है? बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र पे होता है। पिता के गुणसूत्र क्या? XY द्वारा। ठीक है, पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। ठीक है, क्या? नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन की खोज की तो किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने। वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में क्या बनती है? अग्नाशय द्वारा। तो क्या फ्रेंड्स, इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन शरीर में किसके सहायता से बनती है फ्रेंड्स? तो अग्नाशय द्वारा। ओके, कैसे? अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो किसका रोग है फ्रेंड्स? श्वास नली का। ठीक है, श्वास नली का कौन सा एक रोग है? ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? एंजाइम है। ओके, क्या है? एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C। नेक्स्ट देखते हैं, टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन क्या है फ्रेंड्स? एक जहरीला पदार्थ है। ओके, टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी है, क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो क्या है? मलेरिया रोग का। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग का क्या है? परजीवी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? मलेरिया रोग का वाहक, तो मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा है। ठीक है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है? विटामिन C। क्या है फ्रेंड्स? विटामिन C। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र मतलब अम्ली का pH मान होता है, कितना होता है? 6। मूत्र में जो अम्ली का क्या होता है? pH मान होता है, कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूत्र का रंग पीला होता है, तो किसके द्वारा होता है? आपको पता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, क्या है? मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? 10%। ओके, कितना? 10%। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो कौन सा है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। यहाँ पे शरीर में प्रचुर मात्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? 65 to 80%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या 310 केल्विन। ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप इस पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ आपसे बच ना पाए। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर से पूछता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसको 2 से 3 बार या फिर कॉपी में आप लिख लीजिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो क्या करें, उसको एक बार खोल के देख लीजिए कि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर वीडियो आप 2 बार 3 बार देखेंगे वैसे ही, तो आपको
ईजी तरीके से याद हो जाएगा सारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुणसूत्र, मतलब जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वॉल्डेयर ने की थी। ठीक है, वॉल्डेयर। नेक्स्ट देखते हैं गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ओके, कैसे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या। ठीक है, तो ये एग्जाम में दे सकता है आपसे, मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी दे सकता है, या फिर कैसे भी दे सकता है, बट पूछ सकता है मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या तो कितनी होती है? 46 होती है। आपको पता है 23 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आना है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, मनुष्य की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ठीक है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी जीवित, ध्यान रखिएगा जीवित की बात की जा रही है यहाँ पे, कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं शरीर की सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, क्या है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स? न्यूरॉन होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है क्या? न्यूरॉन। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका शब्द का निर्माण। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट कहते हैं कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो क्या है? डीएनए है। ओके, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? काइटोलॉजी। ठीक है, काइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या है? काइटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो किसमें होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन कैसे होता है? कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। ठीक है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो क्या फ्रेंड्स, जो स्तंभकंद है वो आलू का है। ठीक है, बड्डा केशर। और जो धनकंद है वो किसका? प्याज। ठीक है, और अदरक व हल्दी। ठीक है, ये स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू, प्याज, ठीक है, तथा अदरक व हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? हम लोग क्या खाते हैं? फल भित्ती। ठीक है, फल भित्ती। नेक्स्ट देखते हैं आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो आम, पपीते के, तो क्या है? आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, तो क्या है? मध्य फल भित्ती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग फ्रेंड्स? तो पुष्प क्रम। ठीक है, क्या है? पुष्प क्रम। नेक्स्ट देखते हैं हल्दी में पीले रंग का कारण है। तो जो हल्दी होता है, हल्दी पीले रंग का होता है, उसमें पीले रंग पाया जाता है, तो किसी कारण होता है फ्रेंड्स? तो कुरकुमीन के कारण। ठीक है, क्या? कुरकुमीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टमाटर में लाल रंग का कारण है। अब टमाटर लाल क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। ठीक है, क्या है? लाइकोपीन। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो फ्रेंड्स अदरक और आलू में आप क्या खाते हैं? तो तना। ठीक है, क्या? तना। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। ठीक है, क्या है? लैक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबा कृमि वर्म है। ठीक है, सबसे लंबा कृमि मतलब वर्म है, तो क्या है? टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। ठीक है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो कैसा किस सिद्धांत पे काम करता है फ्रेंड्स? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। ठीक है, कपड़ा सुखाना तथा दूध से मक्खन निकालना, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? दूध से जब आप क्रीम निकालेंगे तो उसका क्या होगा? घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मतलब दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है तो कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग कौन कौन से हैं? तो ये हैं नीला, लाल और हरा। ठीक है, ठीक है, तो मूल रंग ये एग्जाम में पूछता है कि मूल रंग कौन कौन से हैं, तो क्या है? नीला, लाल और हरा। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन से देंगे। ठीक है, और आपको क्या होगा? छांटना होगा कि इसमें से मूल रंग कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं पे होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक पे। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्रियाओं के द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। ठीक है, जो इंद्रधनुष का निर्माण वो कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष में रंग होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, तो आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है फ्रेंड्स? हरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो वेदन क्षमता जो होती है, ठीक है, वेदने की क्षमता वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गामा किरण में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, परावैंगनिक किरणों की खोज की थी। तो परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने की थी। ठीक है, कितनी? रीटर ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक किसमें होता है? लाल में होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।